18 अगस्त 1945 दोपहर लगभग 2 बजे ताइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इतिहास खुद अपनी सांस रोककर खड़ा हो। एक जापानी सैन्य विमान रनवे पर तैयार खड़ा था और उसके भीतर बैठा था एक ऐसा नाम जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला चुका था, सुभाष चंद्र बोस। आधिकारिक रिकॉर्ड्स के अनुसार विमान ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटों में घिरा विमान जमीन पर गिर पड़ा। कहा गया कि नेताजी बुरी तरह जल गए थे और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यही वो बिंदु था जहां से सच्चाई धुंध में बदलने लगी। इस कथित दुर्घटना का सबसे बड़ा गवाह था हबीबुर रहमान, जिसने दावा किया कि उसने नेताजी को आखिरी सांस लेते हुए देखा। लेकिन उसकी गवाही में समय के साथ कई विरोधाभास उभरने लगे। कभी वो कहता कि नेताजी होश में थे, कभी कहता कि वे बेहोश हो चुके थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस दुर्घटना का कोई ठोस भौतिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया। न कोई स्पष्ट शव, न कोई निर्णायक फॉरेंसिक रिपोर्ट, केवल कुछ दस्तावेज जो हर बार नए सवाल खड़े कर देते थे। इसी बीच भारत में राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही हलचल थी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार को इस घटना की पूरी जानकारी दी गई, लेकिन कई फाइलें वर्षों तक गोपनीय रखी गईं। अफवाहें फैलने लगी कि नेताजी की मौत नहीं हुई, बल्कि ये एक सुनियोजित कहानी थी। कुछ रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि नेताजी को सोवियत संघ ले जाया गया था, जहां जोसेफ स्टालिन की निगरानी में उन्हें कैद रखा गया। रूस की इस थ्योरी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। कुछ गुप्त दस्तावेजों में संकेत मिले कि एक भारतीय नेता को साइबेरिया के किसी गुप्त शिविर में देखा गया था। लेकिन जब भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर सोवियत संघ से जानकारी मांगी, तो हर बार एक ही जवाब मिला, ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। क्या ये एक सच्चाई को छिपाने की कोशिश थी या केवल एक भ्रम? समय बीतता गया, लेकिन नेताजी की परछाई हर दशक में फिर उभर आती। 1960 और 70 के दशक में एक और कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक रहस्यमयी साधु, जिसे लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। कहा गया कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस थे, जो अपनी पहचान छिपाकर जी रहे थे। उस साधु के कमरे से बरामद चीजों में नेताजी से जुड़े कई निजी सामान और दस्तावेज मिले, जो इस शक को और मजबूत करते थे। लेकिन हर बार जब सच्चाई के करीब पहुंचने की कोशिश हुई, कोई ना कोई परत और सामने आ गई। जांच आयोग बने, रिपोर्ट्स तैयार हुई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष पूरी तरह से इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। एक तरफ आधिकारिक कहानी थी, विमान दुर्घटना में मौत, दूसरी तरफ अनगिनत थ्योरीज, रूस, गुमनामी बाबा और भी कई अनजाने रास्ते। आज इतने सालों बाद भी ये सवाल उसी तरह खड़ा है। क्या सुभाष चंद्र बोस सच में 1945 में मर गए थे, या उन्होंने अपनी पहचान बदलकर कहीं और जीवन जिया? इतिहास के पन्नों में ये रहस्य आज भी अधूरा है, और शायद सच कहीं ना कहीं अब भी छुपा हुआ है, इंतजार में कि कोई उसे खोज निकाले। लेकिन ये कहानी केवल एक विमान दुर्घटना या एक रहस्यमयी साधु तक सीमित नहीं थी। 1999 में भारत सरकार ने एक नया जांच आयोग गठित किया, जिसे इतिहास में मुखर्जी कमीशन के नाम से जाना गया। इस आयोग ने वर्षों तक दस्तावेजों, गवाहों और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स की जांच की। जब रिपोर्ट सामने आई, तो उसने आधिकारिक कहानी को ही चुनौती दे दी। आयोग ने कहा कि 1945 में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी, और जो कहानी दशकों से बताई जा रही थी, वो संभवतः एक भ्रम थी। ये निष्कर्ष जैसे ही सामने आया, पूरे देश में सनसनी फैल गई, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान कई विदेशी आर्काइव्स में छिपे दस्तावेजों की खोज शुरू हुई। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि सोवियत संघ के गुप्त फाइलों में ऐसे संकेत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को युद्ध के बाद हिरासत में लिया गया था। लेकिन हर बार
जब इन फाइलों तक पहुंचने की कोशिश हुई तो या तो वे गायब पाई गईं या उन्हें सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया। ये सिलसिला एक ऐसी अंधेरे जाल की ओर इशारा करता था जहां सच्चाई को जानबूझकर दबाया जा रहा था। भारत में भी कई फाइलें दशकों तक सीलबंद रहीं। जब कुछ दस्तावेज आखिरकार सार्वजनिक किए गए तो उनमें ऐसे पत्र और संचार सामने आए जो ये संकेत देते थे कि सरकार को नेताजी की संभावित जीवित स्थिति के बारे में जानकारी थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख था कि जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी सरकारों के साथ इस विषय पर गुप्त बातचीत की थी। लेकिन इन दस्तावेजों की भाषा इतनी जटिल और अस्पष्ट थी कि हर व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या निकालने लगा। गुमनामी बाबा की कहानी भी समय के साथ और उलझती चली गई। उनके ठिकाने से मिले दस्तावेजों की हैंडराइटिंग को नेताजी की लिखावट से मिलाने की कोशिश की गई। कुछ विशेषज्ञों ने समानता बताई तो कुछ ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। डीएनए जांच की मांग उठी, लेकिन या तो नमूने पर्याप्त नहीं थे या प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो पाई। हर नई जांच एक उम्मीद जगाती और फिर वही उम्मीद अधूरी रह जाती। इस पूरे रहस्य के बीच एक और सवाल बार बार उठता रहा। अगर नेताजी वास्तव में जीवित थे तो उन्होंने कभी सामने आने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या ये उनकी अपनी रणनीति थी या उन्हें किसी ताकत ने रोक रखा था? और अगर उनकी मृत्यु 1945 में ही हो गई थी तो फिर इतने सारे विरोधाभास और अधूरे सबूत क्यों मौजूद है? इतिहास के इस धुंधले मोड़ पर खड़े होकर यह समझना बेहद कठिन हो जाता है कि सच क्या है और कहानी क्या। सुभाष चंद्र बोस का नाम आज भी एक रहस्य की तरह गूंजता है। एक ऐसा रहस्य जिसे न पूरी तरह साबित किया जा सका, न पूरी तरह नकारा जा सका। ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई की तलाश है जो शायद जानबूझकर छुपाई गई या फिर इतनी गहराई में दबी है कि अब तक कोई उसे बाहर नहीं ला पाया। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ये रहस्य केवल दस्तावेजों और अफवाहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय जुनून में बदल गया। 2015 के बाद जब कुछ गुप्त फाइलें सार्वजनिक की गईं, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब दशकों पुरानी ये पहेली सुलझ जाएगी। इन फाइलों में ऐसे संकेत मिले जो ये बताते थे कि सरकार के अलग अलग विभागों के पास नेताजी से जुड़ी अलग अलग जानकारियां थीं, लेकिन उनमें एक रूपता का अभाव था। कहीं ये लिखा था कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो कहीं ये संभावना जताई गई कि सुभाष चंद्र बोस ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपा ली थी। इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे पत्र भी सामने आए जिनमें विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क का उल्लेख था। ये संकेत मिलता था कि नेताजी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। यहां तक कि उनके संभावित स्थान को लेकर भी सूचनाएं इकट्ठा की जा रही थी, लेकिन हर सूचना अधूरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कहानी के कुछ हिस्से छुपा लिए हों। ये अधूरापन ही इस रहस्य को और गहरा बना देता था। इसी दौरान कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने अपनी अपनी जांच शुरू की। कुछ ने ताइवान जाकर उस कथित दुर्घटना स्थल की पड़ताल की, तो कुछ ने रूस के आर्काइव्स खंगाले। लेकिन हर रास्ता एक बंद दरवाजे पर जाकर खत्म हो जाता। ना कोई निर्णायक प्रमाण मिला, ना कोई ऐसा गवाह जो पूरे आत्मविश्वास के साथ सच्चाई बयान कर सके। हर नई खोज एक नई उलझन लेकर आती। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जितनी कोशिशें सच्चाई को सामने लाने की हुई, उतनी ही तेजी से नए सवाल खड़े होते गए। क्या ये केवल संयोग था या फिर सच को छुपाने के लिए कोई सुनियोजित प्रयास किया गया था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। आज जब हम इस रहस्य को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं लगती, बल्कि एक अधूरी कहानी का हिस्सा प्रतीत होती है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी बन गई। एक ऐसा अध्याय जिसे इतिहास ने पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि आधा खुला छोड़ दिया। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह सुलझते नहीं, वे केवल समय के साथ और गहरे होते जाते हैं। नेताजी का नाम आज भी उसी अंधेरे में गूंजता है जहां सच्चाई और कल्पना की रेखा धुंधली हो जाती है, और इंसान बस ये सोचने पर मजबूर रह जाता है कि आखिर असली सच क्या था।